हेलो एवरीवन, कंसेप्चुअल क्लासेस के इस बेहद एनर्जेटिक और शानदार मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट और मेंटोर आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पर ले जाने वाला हूं जो सच में एक गेम चेंजर है। हाँ, आज हम डिकोड करेंगे लेव वाइगोट्स्की के उन क्रांतिकारी विचारों को जिन्होंने पूरी दुनिया में पढ़ाने और सीखने के नजरिए को ही बदल के रख दिया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज के हमारे इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की नींव। दूसरा, सीखने के मुख्य कॉन्सेप्ट्स। तीसरा, भाषा विकास के अलग अलग चरण। और अंत में देखेंगे कि आज की मॉडर्न क्लासरूम में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 1, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी की नींव। अब वाइगोट्स्की का सीधा सा फंडा था। उनका मानना था कि किसी भी बच्चे का दिमागी विकास या कह लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कभी भी किसी बंद कमरे में या अकेले नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय बच्चा अपने आसपास के समाज और अपनी संस्कृति के साथ जो लगातार बातचीत और इंटरैक्शन करता है, उसी से उसका दिमाग विकसित होता है। मतलब ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ मिलकर होता है ना? कितनी गहरी बात। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट सामने आती है। साइकोलॉजी के 2 बड़े दिग्गज जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की। पियाजे कहते थे कि बच्चा पहले दिमागी रूप से बड़ा होता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद वो चीजों को सीखता है। लेकिन वाइगोट्स्की ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, पहले बच्चा समाज से इंटरैक्ट करके सीखता है और वही सामाजिक शिक्षा उसके दिमाग को विकसित करती है। यानी लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में। अगर हम इस पूरी थ्योरी को निचोड़ें तो इसके 3 सबसे बड़े पिलर्स सामने आते हैं। पहला है सोशल इंटरैक्शन यानी लोगों से बातचीत। दूसरा है कल्चर यानी हमारी संस्कृति। और तीसरा है लैंग्वेज यानी भाषा। हमारी हर एक बातचीत, हमारी हर एक सांस्कृतिक परंपरा और हमारा बोला गया हर शब्द हमारे सोचने के तरीके को आकार देता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। देखते हैं कि सीखने के ये मैकेनिज्म असल में काम कैसे करते हैं। यहां एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक टीचर के नजरिए से यह हमारा सबसे बड़ा टारगेट एरिया होता है। आसान भाषा में समझे तो ये एक गैप है। एक तरफ वो काम है जो बच्चा खुद से बिना किसी मदद के कर सकता है, और दूसरी तरफ वो काम है जो वो किसी की सही गाइडेंस मिलने पर कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही ZPD है। और सच बताऊं तो असली जादू इसी गैप में होता है। आप इसे सीखने का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप बच्चे को ऐसा काम दें जो उसे पहले से आता है तो वो बोर हो जाएगा, और अगर ऐसा काम दें जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें ZPD के बिल्कुल सेंटर में हिट करना है। इसी स्वीट स्पॉट पर फोकस करने से हम बच्चे की बोरियत और हताशा दोनों को रोक सकते हैं और उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ZPD वाले गैप को भरेगा कौन? यहां आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर। अब ध्यान से सुनिएगा। MKO का मतलब हमेशा कोई बड़ा इंसान, कोई पेरेंट या कोई स्कूल का टीचर होना ही जरूरी नहीं है। MKO बस वो इंसान या वो चीज है जिसे उस पर्टिकुलर काम के बारे में सीखने वाले से ज्यादा पता हो। आज के टाइम में तो ये कॉन्सेप्ट और भी मजेदार हो गया है। मान लीजिए मुझे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है और एक 10 साल का बच्चा मुझे वो सिखा देता है, तो उस सिचुएशन में वो छोटा बच्चा मेरा MKO बन गया। यहां तक कि आज के डिजिटल युग में कोई ऐप, कोई ट्यूटोरियल या एक सिंपल सी गूगल सर्च भी MKO का रोल प्ले कर रही है ना? कमाल की बात। अब जब ये MKO बच्चे की ZPD में मदद करता है तो इस हेल्प करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग या स्कैफोल्डिंग। आपने देखा होगा जब कोई नई और ऊंची बिल्डिंग बनती है तो उसके बाहर बांस या लोहे का एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे मचान कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब बच्चा कुछ नया सीख रहा होता है तो हम उसे हिंट्स देते हैं, क्लूज देते हैं या थोड़ी सी मदद करते हैं। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है जो उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? जैसे बिल्डिंग पूरी बनने के बाद वो बाहरी ढांचा हटा लिया जाता है, ठीक वैसे ही इस स्कैफोल्डिंग को भी धीरे धीरे हटाना होता है। हमारा अल्टीमेट गोल बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे जैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, अपना सपोर्ट कम करते जाइए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भाषा विकास के चरण। देखते हैं कि भाषा कैसे हमारे विचारों को कंट्रोल करती है।
वाइगॉट्स्की का एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सोचना और उसका बोलना, ये दोनों एकदम अलग अलग ट्रैक पे चलते हैं। बच्चा सोच तो रहा होता है लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। लेकिन लगभग 3 साल की उम्र के आसपास एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। विचार और भाषा आपस में मिल जाते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। तो ये भाषा डेवलप कैसे होती है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। बचपन में हम जो कुछ भी बोलते हैं वो बाहर की दुनिया के लिए होता है। फिर हम खुद से बात करने लगते हैं और अंत में वो आवाज़ हमारे अंदर चली जाती है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जन्म से लेकर 3 साल तक बच्चा जो भी कम्युनिकेट करता है उसे सोशल स्पीच कहते हैं। ये पूरी तरह से बाहरी होती है। इसका मकसद सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसे भूख लगी है, वो हंसता है क्योंकि वो खुश है। इसमें कोई बहुत गहरी सोच शामिल नहीं होती। ये बस बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का एक जरिया है। अब 3 से 7 साल की उम्र देखिए। आपने अक्सर छोटे बच्चों को खेलते वक्त खुद से जोर जोर से बातें करते हुए देखा होगा। इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब यहां फिर से पियाजे और वाइगॉट्स्की की सोच टकराती है। पियाजे को लगता था कि ये बस एक बचकाना हरकत है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा नहीं, ये उनके डेवलपमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। बच्चा खुद से बात करके असल में अपने आप को गाइड कर रहा होता है, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर आता है 7 साल के बाद का समय। वो जो खुद से जोर जोर से बात करने की आदत थी ना, वो अब अंडरग्राउंड हो जाती है। वो हमारी इनर स्पीच या आंतरिक भाषण बन जाती है। आज हम और आप जो मन ही मन में सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अपने फैसले लेते हैं, वो सब इसी इनर स्पीच का कमाल है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 4 पर। अब टाइम है ये देखने का कि इन थ्योरीज को आज की मॉडर्न क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया जाए। वाइगॉट्स्की की थ्योरी का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी साथ मिलकर सीखना। जब हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में काम करने देते हैं तो वो एक डायनामिक नेटवर्क बना लेते हैं। उस ग्रुप में हर कोई एक दूसरे के लिए MKO बन जाता है। कोई मैथ में अच्छा है तो कोई साइंस में। वो एक दूसरे को उनकी GDP में आगे धकेलते हैं। यहाँ टीचर सिर्फ एक गाइड होता है, असली लर्निंग तो बच्चों के बीच आपस में हो रही होती है। एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। बच्चे भी टीचर का रोल प्ले करते हैं। इसमें 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहले टॉपिक के बारे में गेस करना कि आगे क्या होगा, फिर सवाल पूछना, फिर जो समझ नहीं आया उसे क्लियर करना और लास्ट में पूरी बात को समराइज करना। ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने का। तो इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि सीखना कभी भी एक अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता। वाइगॉट्स्की ने हमें सिखाया कि इंसान का सीखना एक बहुत ही सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस है। हम अपने समाज से सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचकर देखिए, आज के टाइम में जब डिजिटल टूल्स, AI और इंटरनेट हमारे सबसे बड़े MKO बनते जा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे बच्चों के सोचने और सीखने के तरीके को कैसे बदलने वाली है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आप ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।